Welcome to Vyas IS. So today is your day 15 of Mission UPSC 2027. आई होप आप लोगों ने इसमें जो मैंने टारगेट दिया था जिसमें आपको ये चैप्टर पढ़ना था हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, चैप्टर नंबर 3, आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। उम्मीद है कि समझ भी आया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। स्टिल अगर आपको डाउट रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी। इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि एमएलए के बारे में हाईलाइट किया है, एमएलए के बारे में पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं हमने। अगर आपको याद हो कि एमएलए और आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं, इवन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम लोगों ने जब अपना 6th क्लास का चैप्टर्स किए थे जिसमें हमने देखा था कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव में डिवाइडेड है। फिर उसके अंदर हमने देखा था कि 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ देखा था ना कि एमएलए होते हैं 2 और एक होता है एमएलसीज। कैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, राइट। अगर आपको याद हो तो अच्छे से, तो हमने उसमें एमएलएज देखे थे। ठीक है, तो एमएलए कौन होते हैं? एमएलए वो होते हैं जो हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं। हर स्टेट का एमएलए होते हैं, हर स्टेट में एमएलए होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से वो पूरी स्टेट छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है और अराउंड आई थिंक 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड की गई थी। तो हर एक उस 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 एरियाज़ का इलेक्शन होगा। हर इलेक्शन से हर एक एरिया में 68 के 68 में से 68 एमएलएज निकल के आएंगे, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का एक एमएलए होता है। ठीक है, सो एमएलए कौन इलेक्ट करते हैं? हम लोग इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं। देज आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड देन दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि फिर वो एमएलए बन जाते हैं एंड ऑल्सो उनकी सरकार बन जाती है। जैसे मान लेते हैं 68 एमएलएज हैं, 68 में से ऐसा मान लेते हैं, जैसे आपकी बुक में भी दे रखा था कि 44 एमएलएज बीजेपी के थे, बाकी कुछ 27 आई थिंक आपके एमएलएज जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते और बाकी कुछ अदर्स थे, राइट। तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा जिसके एमएलएज बने होंगे उस पूरी स्टेट में, तो उसी की क्या बन जाती है? गवर्नमेंट बन जाती है, उसी की गवर्नमेंट बन जाती है। दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार होएगी? हिमाचल प्रदेश में होएगी, किसकी होएगी? बीजेपी की होएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं और वही सरकार बन जाती है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग एमएलए को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस वे एमएलए रिप्रेजेंट्स पीपल। ठीक है, एवरी स्टेट इन द इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसके अंदर एमएलए इलेक्ट होते हैं। और हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या? एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लोग वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पंचायत वार्ड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इसी तरीके से वहाँ से हम एमएलए इलेक्ट करते हैं। सो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमएलए। ठीक है, समझ आ गया होगा एमएलए कौन होता है अब तक तो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि एमएलएज जो हैं, देखिए वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया हिमाचल प्रदेश में कि 44 एमएलएज तो ऑफकोर्स ये बात है बीजेपी पार्टी के हैं, बाकी 27 हमारे आईएनसी के हैं। तो एमएलएज अलग अलग पार्टीज़ के हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी जगहों पर एमएलएज एक ही पार्टी से बिलोंग करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो मेजॉरिटी जीत जाए। जैसे 68 का आधा आपको पता है क्या होता है? 23। तो मतलब जो 24 से ऊपर जिसमें आ जाएंगे जिस पार्टी के, वो वाली पार्टी की वो इलेक्शन जीत जाएगी और उसी की मेजॉरिटी होगी, तो वही रूलिंग पार्टी बन जाएगी। जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा कि 44 बीजेपी थी और 27 आईएनसी थी, तो यानी कि सबसे ज़्यादा कौन जीती? बीजेपी। तो बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी को हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी। ठीक है, क्योंकि वो रूल करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी मेजॉरिटी बन गई। और जो बाकी के जो होंगे, हमने बाकी के भी देखे थे ना, तो वो बाकी के जो होंगे उनको भी कंसीडर किया जाता है और उनको अपोजिशन पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट इज सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी और बाकी के मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शंस होने के बाद एमएलए क्या होंगे? देखिए, इलेक्शंस होंगे तो एमएलएज आपको पता है रूलिंग पार्टी से होंगे, तो एमएलए में से ही लोग क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे कि भाई ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे 68 एमएलएज आए, तो लोग आपस में डिसाइड करके खुद ही बता देंगे वो 68 एमएलएज की यार इसमें से ये एक बंदा है जिसको हम सीएम बनाना चाहते हैं इस स्टेट का। ठीक है,
तो सारे एमएलएज आपस में मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें से एक ऐसा है जिसको हम सीएम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट का, और चीफ मिनिस्टर फिर बाकी के मिनिस्टर्स डिसाइड करेगा, जो हर स्टेट में छोटे छोटे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, तो उस तरीके से वो चीफ मिनिस्टर फिर डिसाइड करेगा कि बाकी के ये सारे लोग बाकी मिनिस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। इलेक्शंस होने के बाद गवर्नर है, गवर्नर कौन है, हर स्टेट में एक गवर्नर होता है जो अपॉइंट करेगा कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि अब आप बोलेंगे अभी तो आपने कहा कि लोग इलेक्ट करेंगे, मतलब एमएलए सिलेक्ट करेंगे, वही बात है कि 68 अगर एमएलएज हैं आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे, और गवर्नर आके इनसे पूछता है कि बताइए आपके स्टेट से कौन सा सीएम, किसको आप सीएम अपॉइंट करना चाहते हैं। तो गवर्नर बेसिकली वन है जो वही पूछता है सामने से आके, ठीक है। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो अपॉइंट कर रहा है चीफ मिनिस्टर्स और बाकी के मिनिस्टर्स। हालांकि वो कंसेंट किससे लेता है, इन एमएलए से लेता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ आ गया होगा आप लोगों को कि भाई गवर्नर है जो पूछेंगे कि कौन आप चाहते हैं कि किसको अपनी स्टेट में से आपको सीएम बनाना है, और एमएलएज मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन सा सीएम बनेगा, ठीक है। हर स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। गवर्नर कौन इलेक्ट करता है, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट करके भेजती है, अपॉइंट करके भेजती है, ये इंश्योर करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम करे। गवर्नर को हम लोग इलेक्ट नहीं करते, हम लोग एमएलएज को इलेक्ट करते हैं। गवर्नर कौन भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजती है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट, जो भी चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स होते हैं बाकी के एक पर्टिकुलर स्टेट के, उनके पास काम होता है कि अपने डिपार्टमेंट्स को संभाले, अपनी मिनिस्ट्रीज़ को संभाले, अपनी स्टेट को संभाले। सबके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे एमएलएज जो होते हैं रूलिंग पार्टी के और इवन अपोजिशन पार्टी के नीड टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, ठीक है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली है ना जिसमें बिठाई जा रही है, सारे एमएलएज होते हैं। अब उस एमएलएज के अंदर हो सकता है रूलिंग पार्टी के एमएलए भी हो और उसमें ऑपोजिशन पार्टी के भी एमएलएज होंगे, क्योंकि एमएलएज तो सारे होते हैं ना, ठीक है। और सारे मिलकर डिसाइड करते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है। सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ एमएलएज तो ऐसे होते हैं वही एमएलए क्या होते हैं कई बार मिनिस्टर्स बन जाते हैं। जैसे ऑफकोर्स ही बात है ना, मैंने अभी आपको बताया यार कि एमएलए है, 68 एमएलए में से एक चीफ मिनिस्टर बनेगा और बाकी के मिनिस्टर्स बनेंगे, तो उनको एमएलए का भी रोल प्ले करना पड़ेगा, साथ में सीएम का भी रोल प्ले करना पड़ेगा, साथ में अदर मिनिस्ट्री अगर वो बने हैं तो अदर उसका भी रोल करना पड़ेगा प्ले, ठीक है। तो ओवरऑल हेड तो चीफ मिनिस्टर होता है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पार्ट, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पार्ट जो एग्जीक्यूट करता है लॉज को, ठीक है। लॉज बनाते नहीं है, लॉ बनाने का काम तो लेजिस्लेटिव का है, एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर का काम है। ऑल दी एमएलएज हु गैदर टुगेदर, जितने भी एमएलए मिलके टुगेदर मतलब मिल रहे हैं आपस में, असेंबल हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटर, ठीक है। जितने भी सारे एमएलएज मिलते हैं एक जगह पे उनको हम क्या बोल देते हैं, लेजिस्लेचर। दे आर दी वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ ओपिनियंस आर एक्सप्रेस। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट दी ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस, ठीक है। सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि काम के बारे में भी डिस्कस होता है, एक्शन भी डिमांड किया जाता है। लोगों के पास अलग अलग तरीका है अपने ओपिनियंस देने का। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि धरना वगैरह लोग लेते हैं, रैली कर लेते हैं गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, ठीक है। सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के लोग करते हैं। तो वही है कि न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स के थ्रू पब्लिक क्या करते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं गवर्नमेंट के पास। इवन एक तरीका आपके बुक में दे रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं जिसमें मीडिया वाले आके बैठे होते हैं, पब्लिक की डिमांड्स को, पब्लिक की चीज़ों को हैंडल करते हैं। अ गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इन्वाइटेड टू हियर अबाउट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन पर्टिकुलर इशूज़, ठीक है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट। पब्लिक यही होगा कि रिपोर्टर आके पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम्स है वो लेके आए, और मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें मिनिस्ट्रीज़ बैठी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब मीडिया वाले हैं वो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, पब्लिक के बिहाफ पे। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशूज़ डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है कि जो भी लॉज बनाने हैं, ठीक है, उनको वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कैसे कैसे लॉज बनाने हैं। हर एक स्टेट में ऐसा काम होता है। एंड वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराएगी। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन दी पार्लियामेंट। लॉज बनते कहाँ हैं, पूरी कंट्री के लिए फाइनल वैसे तो बनेंगे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है पर हर स्टेट अपने अपने भी लॉ के डिसीजन लेती है। इन अ डेमोक्रेसी के अंदर लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, अभी मैंने बताया इलेक्शंस के थ्रू, एंड इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। हम लोग हैं जो इलेक्शंस के थ्रू एमएलए इलेक्ट करते हैं, ठीक है। रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट। ऑफकोर्स ही बात है क्योंकि मेजॉरिटी ये जीती है तो गवर्नमेंट भी इसकी बनेगी, और उनमें से कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा एज मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये मिनिस्टर्स का काम है अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालना। डेमोक्रेसी के अंदर लोग ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग की, लोग उसके ओपिनियन सुने। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास मौका है कि वो लोग अपने ओपिनियन को बताएं, और अगर कुछ सरकार गलत करे तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी लड़ सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन क्या होता है, बीच में हमने ऑपोजिशन वर्ड देखा था। ऑपोजिशन समझ आ गई होगी, जो वो पार्टीज जो नहीं जीत पाई, जो इलेक्ट तो हुई हैं बट मेजॉरिटी नहीं बना पाई, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी।
ऑफ कोर्स ही बात है, रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं है, एंड हु ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस एज वेल एज रेज न्यू इशूज़ फॉर दी कंसिडरेशन, की उनका भी रोल है गवर्नमेंट डिसीजंस और एक्शंस में, बट वो रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं है, बाकी की जो पार्टी होगी जिसको हम ऑपोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है ना तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वरना अगर हम इसमें डिटेल में जाएँ तो अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ आपको, बट अभी हमें नहीं जानना है। अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से हुआ है कि जो भी MLAs बनते हैं, MLAs के थ्रू ही चीफ मिनिस्टर्स और बाकी के मिनिस्टर्स स्टेट के आते हैं, और चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, बेसिकली गवर्नर डिसाइड करता है, ठीक है। इतना ही हमें जानना था। और दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी थी कि मेरे पास जो कल आंसर्स आए थे कुछ बच्चों के, आई हैव नोटिस्ड कि काफ़ी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आप लोग आंसर्स तो सोच पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं देखूँ टॉपिक क्या था, हेल्थ के ऊपर था, तो ऐसा नहीं है आप लोग हेल्थ के ऊपर लिख नहीं सकते, आप लोग बहुत ईजिली लिख सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप लोग को लिखना नहीं आता है। मैंने कई बच्चों की कॉपीज़ में नोट किया कि उनको लिखने का तरीका नहीं आता है कि यार लिखते कैसे हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हमें वर्ड्स तो पता है, मुझे पता है कि रीज़न क्या है, बट मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो व्यास IAS यानी कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव निकाला है बेसिक आंसर राइटिंग का, मतलब उसमें आंसर राइटिंग में आपको ऐसा रहेगा कि इंग्लिश आंसर राइटिंग के ऊपर है वो, जिसमें हम आपकी यही चीज़ इम्प्रूव कराएंगे कि लिखते कैसे हैं, इस चीज़ पे काम करवाएंगे कि यार इंग्लिश कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स लाइंस कैसे बनाते हैं, कहाँ पे आपके ग्रामर में मिस्टेक्स हैं, कहाँ वोकैब में दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें ही उसमें कराई जाएगी। ये आप 3 महीने का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्सेज है, ठीक है। आप कितने भी महीने के लिए ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हम बेसिक से शुरू करेंगे और ये सब के लिए अलग होगा, एक जनरलाइज कोर्स नहीं होगा कि हम सबको बोल दें कि ये चीज़ है आप पढ़ लीजिए। सब हर किसी के साथ अगर कोई भी एक्स पर्सन आके हमारे से ये बात करता है कि मुझे इनरोल करना है, तो हम पहले उसको समझेंगे, उसका टेस्ट होगा कि वो कैसे लिखता है, उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखी जाएगी, फिर उस हिसाब से उसका कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा। तो इट्स अ कस्टमाइज कोर्स। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको अभी नहीं आ रहा है, तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि आप 2027 या 28 वाले बच्चे हैं और आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप इस पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं दिक्कत है और आपको सीखनी है ये चीज़ जो आपको इंग्लिश, क्योंकि हर कोई आपको इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश बोलना तो सिखा देगा, लिखते कैसे ये कोई नहीं सिखाता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये कोर्स डिज़ाइन किया है आप लोगों को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको ज्वाइन करना है, इसकी प्राइजेज़ वगैरह जाननी है, फ़ीस वगैरह क्या है, तो अगेन मैं यही बोलूँगी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। आपकी बात हो जाएगी मेंटर के साथ, फिर उस हिसाब से आप इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।